हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ मनी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे गोल्ड मनी के फॉर्म में आया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट क्रिएटेड फिएट मनी आया। दो टाइप के गवर्नमेंट मनी होते हैं। फर्स्ट, गोल्ड में रिडीमेबल। पैसा असल में गोल्ड होता है और सरकार सिर्फ गोल्ड बैक नोट्स या कॉइन्स मिंट करती है। एग्जाम्पल, 1 kg गोल्ड अगर रिजर्व में है तो उसको बैक करने के लिए उतने ही पेपर करेंसी इशू करा है 1:1 रेशियो में। गोल्ड की सप्लाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता और लोग पेपर करेंसी को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, इरिडीमेबल सरकारी पैसा। पैसा सरकार के डेट या पेपर नोट्स पर बेस्ड होता है। सरकार का पूरा कंट्रोल होता है मनी सप्लाई पर और वो अपनी मर्जी से पैसा प्रिंट कर सकती है। दूसरे टाइप के पैसे का यूज़ करना अलाउड नहीं होता और सरकार के पास ही पैसा क्रिएट करने की पावर होती है और बिना परमिशन के क्रिएट करना पनिशेबल ऑफेंस होता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सरकार आई, हुक्म किया कि फियाट मनी यूज़ करो, बल्कि फियाट करेंसी शुरुआत में गोल्ड या सिल्वर में रिडीमेबल थी या उन करेंसीज में जो गोल्ड या सिल्वर बैक्ड थे। सरकारें अपने पेपर मनी का यूज़ पेमेंट्स के लिए मैंडेट कर सकती है, पर उसकी सेलेबिलिटी या फिर यूजेबिलिटी तभी आई जब वो शुरुआत में प्रेशियस मेटल्स में रिडीमेबल थे। आज के दिन सेंट्रल बैंक्स रिजर्व होल्ड करते हैं अपनी नेशनल करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए। अक्सर कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करते हैं और कुछ अपनी करेंसी को दूसरी फियाट करेंसीज के रिजर्व के साथ बैक करते हैं जो खुद गोल्ड के साथ बैक होते हैं। इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं हुआ हो सकता कि पूरा फियाट मनी बिना किसी चीज़ को बैक करते हुए इशू करा हो। गोल्ड का हिस्टोरिकल रोल पैसे के रूप में सरकारी हुक्म से नहीं आया था, बल्कि करेंसीज में ट्रस्ट बनाने के लिए ज़रूरी था, इसीलिए गोल्ड से बैक था। करेंसी एंड वर्ल्ड वॉर वन। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर वन और पुरानी वॉर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क मॉनेटरी था, ना कि जियोपॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक। जब वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी तब सरकारों के पास बड़े गोल्ड रिजर्व्स का कंट्रोल था और लोग इन गोल्ड की बैकिंग से पेपर करेंसीज यूज़ करते थे। वॉर के दौरान वॉर को फंड करने के लिए पैसे चाहिए थे हर कंट्री को। अगर सरकारें टैक्सेस बढ़ाती तो वो आइडिया लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसकी बजाय उन्होंने सोचा कि और ज़्यादा पेपर करेंसी इशू करना आसान है, वॉर भी फंड हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वॉर के शुरू होने के कुछ ही हफ्ते बाद सभी मेजर कंट्रीज जो वॉर में इन्वॉल्व थी उन्होंने गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड कर दिया। इस शिफ्ट ने इफेक्टिवली गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया और पॉपुलेशन को फियाट स्टैंडर्ड पर ले आया, जहां पेपर करेंसी को गोल्ड के लिए रिडीम नहीं किया जा सकता था। गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड करने के बाद सरकारें अपनी फाइनेंशियल रीच को अपनी ट्रेजरी के बियॉन्ड एक्सटेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा प्रिंट कर सकती थी। इस शिफ्ट का मतलब था कि गवर्नमेंट्स वॉर एफर्ट को इनफाइनाइट टाइम तक फाइनेंस कर सकती थी, जब तक मनी को सिटीजन्स और फॉरेनर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर सरकारों को अपनी ट्रेजरी और टैक्सेस या बॉन्ड से पैसा उठाना पड़ता था, जो कॉन्फ्लिक्ट को लिमिटेड रखता था। अगर यूरोपियन नेशंस गोल्ड स्टैंडर्ड पर रहते या लोग गोल्ड स्टैंडर्ड पर कंट्रोल रखते तो वर्ल्ड वॉर वन शायद जल्दी ख़त्म हो जाता, क्योंकि फंड्स की कमी हो जाती। पैसा प्रिंट करने की पावर ने यूरोपियन गवर्नमेंट्स को वॉर कंटिन्यू करने की सुविधा दी, जिससे वॉर देर तक चली और काफ़ी जाने गई। करेंसी डिवेल्यूशन ने गवर्नमेंट्स को वॉर को 4 साल तक एक्सटेंड करने में मदद की, बिना किसी सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन या प्रोग्रेस के। वॉर से कुछ हासिल नहीं होता, ऐसा सोल्जर्स को क्लियरली दिखाई देता था, जैसे कि क्रिसमस ईव 1940 के सीज फायर में, जब अपोजिंग साइड्स के सोल्जर्स मिलकर फुटबॉल खेलते थे और समझते थे कि उनके बीच कोई पर्सनल द्वेष नहीं है और वो कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं रखते। फिर 1917 में यूएस की एंट्री ने एडिशनल रिसोर्सेज दिए, जिससे वॉर एक तरफ फेवरेबल हो गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को 1980 तक करेंसी डेवल्यूशन का सामना करना पड़ा, जो कि सेंट्रल पावर्स की डिफीट का एक मेजर फैक्टर बना। इन वॉर ड्रिवन कंट्रीज की करेंसी के एक्सचेंज रेट्स को स्विस फ्रैंक के कंपैरिजन में देखकर उनकी डिवैल्यूएशन का पता चला, क्योंकि स्विस फ्रैंक गोल्ड स्टैंडर्ड पर था। करेंसी डिवैल्यूएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वॉर के बाद मेजर यूरोपियन पावर्स की करेंसीज रियल वैल्यू के टर्म्स में गिर गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की करेंसी का एवरेज वैल्यू नवंबर 1980 तक 1913 के कंपैरिजन में 51% और 31% रह गया।
इटली की करेंसी की वैल्यू 77% तक गिर गई, जबकि फ्रांस की करेंसी सिर्फ 91% तक, यूके की करेंसी 93 और यूएस की करेंसी सिर्फ 96% अपने ओरिजिनल वैल्यू पर थी। वॉर के दौरान सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की रिडेम्पशन और इंटरनेशनल गोल्ड मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। गवर्नमेंट्स अपनी करेंसी को प्री वॉर पैक्ट टू गोल्ड पे रखने के फसाड मेंटेन कर सकते थी, इवन एज प्राइसेस बढ़ रही थी, ऑल थैंक्स टू इन्फ्लेशन क्रिएटेड बाय प्रिंटिंग करेंसी। लेकिन वॉर के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो गोल्ड स्टैंडर्ड पर था वो फंक्शनल नहीं रहा। सारी कंट्रीज़ ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था और अब उन्हें डिसाइड करना था कि क्या वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आएँ, और अगर हाँ तो अपनी करेंसी को गोल्ड की कंपैरिजन में कैसे रीवैल्यू करें। डिलेमा ऑफ करेंसी रिवैल्यूएशन। अगर एग्जिस्टिंग करेंसी स्टॉक को गोल्ड के स्टॉक के साथ फेयर मार्केट वैल्यू पर इवेल्युएट करना एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन होता, जो करेंसी की डेप्रिसिएशन को दिखाता। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, बिफोर वॉर 10 ग्राम्स गोल्ड से आप 1000 पाउंड्स खरीदते हैं, लेकिन आफ्टर वॉर आपको 10 ग्राम्स गोल्ड के बदले 1500 पाउंड्स मिलते हैं। तो मान लो अगर आपने 10 ग्राम्स गोल्ड डिपॉजिट करे थे बैंक में और आप वही सेम 10 ग्राम्स गोल्ड रिडीम करने जाते हैं, तो उसके बदले में आपको 6.67 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने 10 ग्राम्स गोल्ड जब वॉर से पहले डिपॉजिट किया था तो आपको उसके बदले में 1000 पाउंड्स मिले थे। अब सेम आप जब वही 1000 पाउंड्स लेके जाएंगे बैंक में, तो आपको 6.67 ग्राम्स ऑफ गोल्ड यानी कि क्लोज टू 3.3 ग्राम ऑफ गोल्ड का नुकसान हुआ, यानी कि 50% डेप्रिसिएट हो गया है आपका पैसा। प्लस पुराने एक्सचेंज रेट्स पर रिटर्न करना सिटीजन्स को गोल्ड होल्ड करने की डिमांड करने के लिए मजबूर करता, जिससे गोल्ड का फ्लाइट अपनी देश से वहाँ हो जाता जहाँ गोल्ड को प्रॉपरली वैल्यू किया जा रहा है। इस वीडियो और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। द शिफ्ट टू पॉलिटिकली कंट्रोल मनी। पोस्ट वॉर के बाद पैसा का कंट्रोल मार्केट फोर्सेस के बजाय पॉलिटिकल डिसीजन बन गया। फ्रेडरिक हाइक ने इस नए सिस्टम को मॉनेटरी नेशनलिज्म कहा, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स ने मनी की वैल्यू, सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को सेंट्रली प्लान करना शुरू कर दिया। पैसे की वैल्यू, जो पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स के थ्रू डिसाइड होती थी जब लोग सबसे ज़्यादा सेलेबल गुड को चूज़ करते थे, अब गवर्नमेंट्स के डिसीजन पर डिपेंड हो गई। गोल्ड, जो कभी दुनिया का एक होमोजीनियस करेंसी था, सेंट्रल बैंक्स के मोनोपोली और गोल्ड ओनरशिप पर रेस्ट्रिक्शंस के कारण कभी वापस नहीं आया। इन रेस्ट्रिक्शंस ने लोगों को मजबूर किया कि वो नेशनल गवर्नमेंट इशू करेंसीज को यूज़ करें, जिससे गोल्ड का ग्लोबल इकोनॉमी में रोल खत्म हो गया। साउंड मनी, गोल्ड बैक से गवर्नमेंट इशूड फियाट करेंसी पर शिफ्ट होने से दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम में बदल गई। अब जब पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, उन्होंने अपना कंट्रोल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशन सेक्टर्स तक बढ़ा लिया। कीनीजियन इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट कंट्रोल। जॉन मेयर्ड कीन्स। जॉन मेयर्ड कीन्स, जिनके पास फॉर्मल इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जो गवर्नमेंट्स और पॉलिटिशियंस की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट थी। कीन्स ने प्रमोट किया कि इकोनॉमिक हेल्थ का डिटर्मिनेशन एग्रीगेट स्पेंडिंग होता है, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर या मार्केट डिस्टॉर्शन से नहीं। उनका कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने या प्रोडक्शन स्लो होने के पीछे कोई स्ट्रक्चरल रीज़न नहीं होता, बल्कि ये स्पेंडिंग की कमी की वजह से होता है, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाकर और करेंसी को डिबेस करके फिक्स किया जा सकता है। कीन्स के हिसाब से सेविंग नुकसानदायक थी क्योंकि स्पेंडिंग का को कम करती थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्राइमरी ड्राइवर माना जाता था। गवर्नमेंट्स जो ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को अपना लिया और सिटीजन्स को सेविंग्स के बजाय स्पेंडिंग करने के लिए इनकरेज किया। डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस किया गया, इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। गवर्नमेंट्स को कीन्स का मैसेज पसंद आया क्योंकि ये उनकी हायर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक अफेयर्स में ज़्यादा एक्टिव रोल को जस्टिफाई करता था। खुद कीन्स को समझ था कि उनकी थ्योरीज गवर्नमेंट लीडर्स की डिज़ायर्स के साथ परफेक्टली अलाइन करती हैं। जब मेजर इकोनॉमीज़ ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा, ग्लोबल ट्रेड अनस्टेबल हो गया क्योंकि फिएट करेंसीज की वैल्यू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करने लगी।
एक कंसिस्टेंट इंटरनेशनल प्राइस मैकेनिज्म ना होने की वजह से ट्रेड स्मूथ चलना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेटिस्ट और आइसोलेशनिस्ट बन चुकी थी, अपनी करेंसीज को डिवैल्यू करके एक्सपोर्ट्स को एडवांटेज देने लगी। इस पॉलिसी के कारण ट्रेड बैरियर्स बढ़ने लगे और इकोनॉमिक नेशनलिज्म का ट्रेंड और ज़्यादा प्रिवेल कर हो गया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक डोमिनेंट फिलॉसफी बन गई, जिसमें नेशंस जो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर एक साथ प्रोस्पेर करते थे, अब आइसो नेशनलिज्म और हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ने लगे। पॉपुलिस्ट लीडर्स ने अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे नेशंस को ब्लेम करना शुरू कर दिया, जो नेशनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट को और भड़काने लगे। जैसे जैसे ट्रेड बैरियर्स बढ़ने लगे, वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्क भी बढ़ने लगा। ओटो मार्ले की प्रोफेसी ने यह कहा था, अगर सोल्जर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे तो गुड्स करेंगे। जब तक ट्रेड्स के शैकल्स नहीं हटेंगे, तब तक बॉम्ब्स स्काई से गिरेंगे। ये प्रोफेसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रेडिक्ट करती है, जो इकोनॉमिक आइसोलेशन और राइजिंग नेशनलिज्म के वजह से होने वाले थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।